एक बार फिर से लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उनके अनेक प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है। हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं, लेकिन वो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं, और स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं तब जाकर के परिणाम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your insightful guidance on choosing consistent hard work in our lives. माननीय प्रधानमंत्री जी, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात साइबर सिटी हरियाणा के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर गुरुग्राम की छात्रा जोविता पात्रा सभागार में उपस्थित है और आपसे प्रश्न पूछना चाहती है। जोविता, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. My name is Jovita Patra and I am a student of class 10th of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Gurugram, Haryana. It's my privilege and great honor to participate in the Pariksha Pe Charcha 2023. Honorable Prime Minister Sir, my question to you is, being an average, how can I focus on my studies? Kindly guide me on this issue. Thank you, sir. धन्यवाद जोविता। माननीय प्रधानमंत्री जी, जोविता पात्रा एक एवरेज स्टूडेंट आपसे एग्जाम में कैसे बेहतर करे इसके बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको पता है कि आप एवरेज हैं। वरना ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं और अपने आप को बड़ा तिश्मार का मानते हैं, सब बंदर के व्यापारी मानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता पिताजी को भी बधाई देता हूं। एक बार आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हां भाई, मेरी एक क्षमता है, मेरी स्थिति है, मुझे अब इसके अनुकूल चीजों को ढूंढना होगा। मुझे बहुत बड़े तिश्मारखा बनने की जरूरत नहीं है। हम अपने सामर्थ्य को जिस दिन जानते हैं ना, तो हम सबसे बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं। जो लोग खुद के सामर्थ्य को नहीं जानते, उनको सामर्थ्यवान बनने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसलिए इस स्थिति को जानना, ये अपने आप में ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, आपके टीचर्स ने शक्ति दी है, आपके परिवार ने शक्ति दी है। और मैं तो चाहूंगा हर मां बाप से, आप बच्चों का सही मूल्यांकन कीजिए। उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए, लेकिन सही मूल्यांकन कीजिए। कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है, तो आप आराम से उसको कहें, नहीं भैया, अपने घर की इतनी ताकत नहीं है, ये चीज हम नहीं ला पाएंगे, ऐसा करो 2 साल इंतजार करो। उसमें कुछ बुरा नहीं है। अगर आप घर की स्थिति के संबंध में बच्चे से एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। और इसलिए हम एक सामान्य स्तर के व्यक्ति हैं, और ज्यादातर लोग सामान्य स्तर के ही होते हैं जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कम लोग होते हैं जी। लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं, और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं, तब वो कहीं ऊंचाई पर चले जाते हैं, एवरेज के मानदंड को तोड़ करके निकल जाते हैं। और इसलिए हमें कभी भी ये सोचना, दुनिया में आप देखिए, ज्यादातर जो लोग सफल हुए हैं वो क्या है जी? वो किसी जमाने में एवरेज लोग थे जी, असामान्य काम करके आए हैं, बहुत बड़ा परिणाम लेके आए हैं। अब आपने देखा होगा, इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक स्थितियों की चर्चा हो रही है।
कौन देश कितना आगे गया, किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और कोरोना के बाद तो ये बड़ा मानदंड बन गया है। और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थवेत्ताओं की कमी है। बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर हैं जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति ऐसी बनेगी, ऐसा करने से ऐसी आर्थिक स्थिति। कोई कमी नहीं है। ज्ञान का प्रवाह बांटने वाले तो हर गली मोहल्ले में आजकल अवेलेबल है, और कुछ विद्वान भी अवेलेबल है जिन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है, भारत को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है। आपने 2-3 साल पहले देखा होगा, हमारी सरकार के विषय में यही लिखा जाता था कि इनके पास कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, सब एवरेज लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी इकोनॉमिक्स का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा ही लिखा जाता था। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते ऐसा? लेकिन आज दुनिया में वही देश जिसको एवरेज कहा जाता था, वो देश आज दुनिया में चमक रहा है दोस्तों। और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और दूसरी बात, आप एवरेज भी होंगे, आपके भीतर कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ही होगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उनके भीतर भी कुछ न कुछ एवरेज होगा। हर एक के पास ईश्वर ने एक अभूतपूर्व क्षमता दी होती है, बस आपको उसको पहचानना है, उसको खाद पानी डालना है, आप बहुत तेजी से आके निकल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your wonderful encouragement to make many students and Indians feel valued and cherished. Honorable Prime Minister, sir, Mannat Bajwa hails from the capital city of Chandigarh, famed for its remarkable blend of urban planning with modern architecture and the scenic rock garden of the legendary Nek Chand. एग्जाम देते हैं और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैठते हैं, कभी टीचर से निकट नाता है तो उनसे बैठते हैं, और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया तो आपका पहला रिएक्शन होता है ये आउट ऑफ सिलेबस था। यही होता है ना? तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने मुझे न जोड़ा होता तो शायद आप अपनी बात को और ढंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खतरा है। इसलिए बड़ी चतुराई से आपने मुझे अंदर लपेट लिया है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है, और इसलिए
आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी होती है, मालूम है ना? ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपनी अपनी चीजें डालते हैं और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये अलाउ किया जाता है कि देखिए भी हमने ये किया है, हम यहां जाकर के अटके हैं, हो सकता है कुछ कमियां होगी, तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करते हैं और काफी लोगों के प्रयास से वो एकदम से समृद्ध एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकतवर एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखती हैं और चैलेंज करती है कि उसमें जो कमियां हैं वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे। बाउंड सिस्टम की व्यवस्था खड़ी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो उससे मुक्ति का रास्ता कोई इंगित करे तो होगा ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है उस पर सारा मामला सेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गए और आपका प्रिय दोस्त है, एकदम प्रिय दोस्त, जिसकी बात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार तुमने ऐसा क्या पहना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका एक रिएक्शन होगा। और एक स्टूडेंट है जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा आते हैं उसको देखते ही, आपको उसके बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहेगा देखो ये क्या पहन के आया है, कैसे पहनते हैं क्या। तो आपका एक दूसरा रिएक्शन होगा। क्यों? जो अपना है वो कहता है तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं उस आलोचना को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो वही कह रहा है, लेकिन आपको गुस्सा आता है, तू कौन होता है, मेरी मर्जी। ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार से आप आलोचना करने वाले आदतन करते रहते हैं तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाइए मत ज्यादा, क्योंकि उनका इरादा कुछ और है। अब घर में आलोचना होती है क्या? मैं समझता हूं कुछ गलती हो रही है। घर में आलोचना नहीं होती है, यह दुर्भाग्य का विषय है। आलोचना करने के लिए मां बाप को भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, आपके टीचर को मिलना पड़ता है, आपके दोस्तों की आदतें जाननी पड़ती है, आपकी दिनचर्या को समझना करना पड़ता है, आपको फॉलो करना पड़ता है, आपका मोबाइल फोन पर कितना टाइम जा रहा है, स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है, सारा बहुत बारीकी से कुछ न बोलते हुए मां बाप ऑब्जर्व करते हैं। फिर कभी आप किस अच्छे मूड में होते हैं वो देखते हैं, और जब अच्छे मूड में होते हैं, अकेले होते हैं, तब प्यार से वो कहते हैं अरे यार देख बेटे तुझ में इतनी क्षमता है, इतना सामर्थ्य है, देख तेरी शक्ति यहां क्यों जा रही है। तो वो सही जगह पे वो रजिस्टर होता है, वो आलोचना काम आ जाए। लेकिन आजकल माँ बाप को टाइम नहीं है, वो आलोचना नहीं करते, टोका टोकी करते हैं। और जो गुस्सा आपको आता है ना, वो टोका टोकी का आता है, कुछ भी करो। खाने पे बैठे हैं कुछ भी कहेंगे, ये खाया तो भी कहेंगे, नहीं खाया तो भी कहेंगे, यही होता है ना। देखिए अब आपके माता पिताजी आपको पकड़ेंगे घर जाके क्या है। टोका टोकी जो है वो आलोचना नहीं है। अब मां बाप से मैं आग्रह करूंगा
कि कृपा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए ये टोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए। उससे आप बच्चों की जिंदगी को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इतना मन से कुछ उस दिन अच्छे मूड में है, कुछ अच्छा करने के मूड में है, और आपने सुबह ही कुछ कह दिया, देख दूध ठंडा हो गया, तू दूध पीता नहीं है, ऐसा ही है, फलाना देख कैसा करता है, तुरंत सुबह अपनी मां कहती है ऐसे दूध पी लेता है, फिर उसका दिमाग फटकता है, वो दिन भर का उसका काम है, बर्बाद हो जाता है। और इसलिए अब आप देखिए, हम लोग पार्लियामेंट में, कभी आप लोग पार्लियामेंट का डिबेट देखते होंगे, पार्लियामेंट का जो टीवी है, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते हैं पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए, लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं ना, वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, तो कुछ में ऐसे ही कोई टिप्पणी कर देते बैठे बैठे, और उसको मालूम है कि टिप्पणी ऐसी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो हमारा एमपी होता है, उसको लगता है अब इंपॉर्टेंट इसकी टिप्पणी है, इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूट जाती है और वो उसी की टिप्पणी को जवाब देता रहता है। और अपना पूरी बर्बादी कर देता है। और अगर टिप्पणी है हंसी मजाक में, बॉल खेल लिया, छुट्टी कर दी, दूसरी सेकंड में अपने विषय पे चला जाता है, तो उसको फोकस एक्टिविटी का परिणाम मिलता है। और इसलिए हमें अपना फोकस छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, देखिए, आलोचना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन करनी पड़ती है, भूतकाल देखना पड़ता है, वर्तमान देखना पड़ता है, भविष्य देखना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आलोचना संभव होती है। और इसलिए आजकल शॉर्टकट का जमाना है। ज्यादातर लोग आरोप करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है। हम आरोपों को आलोचना न समझे। आलोचना तो एक प्रकार से वो न्यूट्रिएंट है जो हमें समृद्ध करता है। आरोप वो चीजें हैं जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद की जरूरत नहीं है। लेकिन आलोचना को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। आलोचना को हमेशा मूल्यवान समझना चाहिए। वो हमारी जिंदगी को बनाने के लिए बहुत काम आती है। और अगर हम ईमानदार हैं, हमने प्रामाणिक सत्यनिष्ठा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मकसद के लिए काम किया है, तो आरोपों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए दोस्तों। मैं समझता हूं आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।